जय हिंद दोस्तों। आज देखिएगा अपना मिक्स प्रैक्टिस सेट 8। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फोर्ट बिटवीन। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये अकबर और साथ साथ में राणा प्रताप के मध्य, अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 75 में, 75 में, 1675 या 1675। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहाँ सॉरी 1575 की बात है। अब बात करते हैं यहाँ से कुछ युद्ध और हुए थे जो 1575 में। इसके बाद फिर और कौन सा युद्ध होता है? एक युद्ध लड़ा जाता है दिवेर का युद्ध। किसका युद्ध? दिवेर का युद्ध। ये भी किसके मध्य लड़ा जाता है? अकबर की तरफ से था बहलोल खां लोधी और इधर से थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में किसको? बहलोल खां लोधी को घोड़े सहित बीच से चीर दिया था। कौन जीत गया? महाराणा प्रताप जीत गए थे। पहले हल्दी घाटी हारने के बाद ये युद्ध जीते। उसके बाद फिर यहां से सेनापति कौन रहे थे? अगर मैं पूछ लूं हल्दी घाटी के युद्ध में, तो इधर की तरफ से इनके सेनापति थे हाकिम खां और घोड़ा था इनका चेतक। इधर की तरफ से अगर देखा जाए सेनापति कौन थे? मानसिंह। और इधर की तरफ से मानसिंह कौन गए थे? जीते। कौन सा युद्ध था? हल्दी घाटी में। अब मेवाड़ मुक्ति अभियान 1885 में इन्होंने किसने? महाराणा प्रताप ने मेवाड़ मुक्ति अभियान 1885 में और 36 क्षेत्र को जीत लिया था हकीम खान सूरी के नेतृत्व में। अब उसके बाद फिर अकबर से और क्या पूछा था? यहां से पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाता है। प्रथम युद्ध तो किसने लड़ा था? बाबर ने और इब्राहिम लोदी ने लड़ा था। लेकिन द्वितीय युद्ध पूछा 1556 में अकबर वर्सेस कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली सल्तनत, हाँ, दिल्ली की सल्तनत पर बैठने, गद्दी पर बैठने वाला आखिरी रूलर था हिंदू का हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन, इन टर्म ऑफ एरिया इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सा लार्जेस्ट है? इंडिया इज द इन द टर्म ऑफ सेवंथ लार्जेस्ट। ठीक है, आंसर क्या है? सेवंथ लार्जेस्ट जाएगा। दूसरा किसके आधार पर? जनसंख्या 2011 के अनुसार, लेकिन प्रेजेंट पे फर्स्ट हो गया है। तो आंसर क्या जाएगा? डी, सातवां। तो यहां से देखें भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये भी पूछा जाता है। तो भारत का क्षेत्रफल 82,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और विश्व का जो कि अगर परसेंट पूछा है 2.42% हो जाए, 2.4 लिखा है। अब यहां से कुछ और देश आगे पीछे देख रहे हैं। रुकची, अबरा, आभा, अकल। रूस नंबर पहले पर है, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका का क्षेत्रफल, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर आ जाता है भारत, आठवें नंबर पर अर्जेंटीना, उसके बाद फिर नौवें नंबर कजाकिस्तान और 10वें नंबर अल्जीरिया। अल्जीरिया 10वें नंबर पर आ जाता है। तो भारत से बड़े राज्य, भारत से बड़े देश, भारत से छोटे देश, सारे कवर करेंगे। तो आंसर क्या गया आपका? सातवां। भारत कौन सा है? सातवां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा? अच्छा, इसमें आंकड़ा आता है 1/3, 1/3, उसके बाद फिर प्लस 1/6, 1/12, 1/12 का, इस तरह से चुने जाते हैं। कितने मेंबर कहां से चुने जाते हैं? 1/6 भी है, 3rd भी है। यहां देखिएगा, यहां देखेंगे विधान परिषद के सदस्य कितने। ये आपका 1/3 मेंबर कहां से? विधानसभा के विधायक। तो 1/3 आंसर क्या जाएगा? कितने? 1/3 मेंबर चुने जाते हैं। अब उसके बाद फिर 1/3 मेंबर कहां से? महानगर निगम से, नगर निगम से या फिर लोकल गवर्नमेंट से। उसके बाद 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता, कौन करता है नॉमिनेट? राज्यपाल नॉमिनेट करता है। 1/12 ग्रेजुएटेड होते हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं और सेकेंडरी टीचर, ये 1/12 सेकेंडरी। यहां से ये पूरी विधान परिषद बनती है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? विधान परिषद अब तक केवल और केवल कितने राज्य? KUMBAT। विधान परिषद 6 राज्य, ये आपके 6 राज्यों में है। ये आपका के से कौन सा है? कर्नाटक में है। उसके बाद फिर ये लास्ट टाइम बताया भी मैंने, उत्तर प्रदेश पहले वाले सेट में बताया था। उसके बाद फिर MH महाराष्ट्र, उसके बाद फिर बिहार, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, बिहार के बाद फिर आंध्रा के बाद फिर तेलंगाना। इन राज्यों में, ये मैं पहले पिछले सेट में बताया। ये नोट याद रखना आपको, विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या, वहां की विधानसभा की कितने? 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 40 हो सकती है, कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा कितनी? 1/3 ऑफ विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर इज ए या दा, क्या है? गुरु शिखर एक क्या है? गुरु शिखर एक चोटी है। गुरु शिखर इज अरावली की उच्चतम शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ गुरु शिखर। ठीक है भाई। अब इसकी हाइट, ये आपका हाइट तो बहुत कम पूछता है, लेकिन कितनी है हाइट? हो जाए 1622 मीटर, लेकिन नहीं पूछेगा, छोड़िए हाइट छोड़िएगा आप। बाकी सारी की सारी ये देखिएगा माउंटेन पिक्स कौन कौन सी है। माउंटेन पिक्स, सम इंपोर्टेंट पिक देखिएगा, K2 कोडविन ऑस्टिन जिसे कहा जाता है काराकोरम की सबसे ऊंची
ऊंची, किसकी, काराकोरम की। भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है ये, लेकिन ये डिस्प्यूटेड इंडिया की है। उसके बाद दूसरा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी इसे कहा जाता है। नेपाल में स्थित है, और नेपाल में से किस नाम से, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसकी हाइट कितने है, 488, कितना, 4888 मीटर, सॉरी 488 मीटर, गलत है ये, इसके बाद हाइट नहीं लिखेंगे। इसके बाद कंचनजंगा। कंचनजंगा किसकी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, भारत में है। कितने हैं, तो वो 8488, 48 नहीं होगा, वो 84 होगा भाई, क्या होगा, 8488 मीटर होगा, 88 मीटर, न कि ये आपका 8, सॉरी 88, 8848 मीटर, अब ठीक है, इतना होगा। नेक्स्ट, इसके बाद फिर यहां से कालूनर कहां की, कालूनर विंध्याचल की सबसे ऊंची, कहां की है, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कालूनर। धूपगढ़ कहां की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा माउंटेन की सबसे 1310 मीटर हाइट। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कालूनर यहां भी लिखा है, कालूनर यहां भी नहीं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम। नेक्स्ट, इसके बाद फिर यहां से नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम डोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। पूर्वी घाट जिंदागढ़ा और सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार। तो यहां इसकी जगह पर लिखेंगे, कालूनर की जगह पर वेस्टर्न घाट में यहां कलसूबाई, या फिर दूसरा नाम आएगा कुद्रेमुख, कलसूबाई एंड कुद्रेमुख। नेक्स्ट, इसके बाद फिर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेडलाइन, अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है। तो अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में, यह देशांतर 180 के अनुरूप होती है। उसके बाद फिर ये इट इज स्ट्रेट लाइन, यह सीधी रेखा नहीं, गलत है। यह एक बड़ा वृत्त चाप है, नहीं है। यह परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी, हाँ इट इज करेक्ट, कर्व्ड लाइन है। कितनी जगह से, 3 जगह से टिल्ट लाइन है। इसके बारे में छोटी छोटी सी बातें। इसको कब मार्क किया गया, 13 अप्रैल 1884 में वाशिंगटन डीसी में इसे मार्क किया गया। उसके बाद फिर ये इसे इंटरनेशनल डेडलाइन कहा। कितनी जगह से टिल्ट, 3 जगह से। एक एल्यूशन आइलैंड जो नॉर्थ अमेरिका के आइलैंड है, उसके बाद फिर बेरिंग आइलैंड यानी कि रशिया के, एशिया के, पैसिफिक आइलैंड ये भी आपका कहां पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। अब इससे इधर की तरफ आने पर, एशिया की तरफ आने पर एक दिन बढ़ता है और उधर की तरफ जाने पर एक दिन घटता है। यानी कि आज अगर यहां, हम कौन सी तारीख में है, ये यहां मान लीजिए 10 तारीख है, तो यहां पर 9 तारीख, अमेरिका में 9 तारीख चल रही होगी। तो आंसर क्या जाएगा वहां से, इंटरनेशनल डेडलाइन इज अ जिगजैग लाइन। नेक्स्ट, स्ट्रेट नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर के आकार जैसा है। तो अंग्रेजी अक्षर के आकार जैसा कौन सा, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इनके बारे में जानिएगा। एस आकार का महासागर अटलांटिक ओशन को कहा जाता है। जैसे अब सारे के सारे ओशन, कितने ओशन है, 5 ओशन है। प्रशांत महासागर कैसा है, सबसे बड़ा महासागर है। और कैसी शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में पाया जाता है। इसमें कौन सा ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, मिंडानो ट्रेंच पाया जाता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, परी प्रशांत अग्नि पर्वत, रिंग ऑफ फायर इसी ओशन में है। उसके बाद फिर अटलांटिक ओशन किस शेप का है, एस शेप का है। आंसर क्या गया, अटलांटिक ओशन। इसमें ट्रेंच कौन सा, प्यूर्टोरिको और साउथ सैंडविच ट्रेंच पाया जाता है। और इसमें नोट से याद रखना आपको, टेलीग्राफिक प्लेट्यू भी यहीं पर स्थित है। उसके बाद में हिंद महासागर, तीसरा सबसे बड़ा ओशन, वी और एम शेप का ओशन है। और इसमें सुंडा ट्रेंच पाया जाता है। इसमें मुख्य आइलैंड मेडागास्कर, सेशल्स, यूनियन आइलैंड ये पाए जाते हैं। उसके बाद फिर आर्कटिक से, अंटार्कटिक से नहीं, आर्कटिक से पूछा जाता है। सबसे छोटा आर्कटिक ओशन। और इसमें हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है जो कि 2008 में बनाया गया। तो यह अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है। तो दर्रे, सारे के सारे दर्रे मैंने एक ही ट्रिक से बताया। तो सतलुज घाटी पूछा है, तो ये नाथुला और जलेपला दोनों कहां के दर्रे हैं, दोनों ही सिक्किम के दर्रे हो जाते हैं। अब सिपकिला दर्रा से कौन सी नदी, सिपकिला दर्रा से सतलुज नदी एंटर करती है इंडिया में। तो ये कौन सा जाएगा, आंसर जाएगा सिपकिला दर्रा। और ये आपका सोरब थांगा नहीं होगा, आंसर जाएगा सी। रोहतांग से रावी और बारालाचला से चिनाब। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। तो सबसे कम बाल लिंग, चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम किस राज्य में है। तो सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो ये आपका हरियाणा, पंजाब या फिर बिहार। तो आंसर जाएगा आपका, ये सबसे कम हो जाता है हरियाणा में। कहां हो जाता है, ए इज करेक्ट, हरियाणा में। सेंसस से संबंधित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जनगणना
पहली भारत की जनगणना कब हुई, पहली जनगणना कब हुई, तो ये आपका 1872 में मेयो के टाइम पीरियड पर हुई। लेकिन अगर पूछा जाए पहली सुव्यवस्थित जनगणना यानी कि क्रोनोलॉजिकल सेंसस, तो वो कब हुई, आपका 1881 में रिपन के द्वारा कराई गई पहली। उसके बाद अब तक कुल कितनी बार, 15 बार जनगणना हो चुकी है। और स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, ये 2011 में 7वीं जनगणना थी। कौन सी होनी है अब स्वतंत्र भारत की, 8वीं होनी है। अब 2011 में जो यहां से इसके अध्यक्ष रहे थे वो कौन थे, तो जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। प्रेजेंट में जनगणना आयुक्त कौन है, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण प्रेजेंट में है। अब यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं, हमने चाइल्ड सेक्स रेशियो देख लिया, सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, 93.91% इसकी साक्षरता है। मिनिमम बिहार में है, कहां है मिनिमम, बिहार में है, 61.8% बिहार में। अब पूछा जाए टोटल, टोटल अगर पूछा जाए आपसे साक्षरता, तो टोटल साक्षरता कितनी है, ये आपका 74.04% है, जिनमें से मेल साक्षरता कितनी, ये 82.15 और यहां से फीमेल 65.46% है। इसके बाद फिर पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन लिंग अनुपात से। ये लिंग अनुपात अब चाइल्ड का था, अब लेकिन ओवरऑल पूछा गया है। तो लिंग अनुपात ये आपका 1080 सबसे अधिक कहां है, केरल में है, यानी कि 1000 महिलाओं पर, 1000 पुरुषों पर के साथ कितनी महिलाएं पैदा होती है, तो वो है आपका यहां से 1084 कहां, केरल में। सबसे कम हरियाणा 879 हो जाता है। एवरेज अगर पूरे इंडिया का देखा जाए तो एवरेज इंडिया में 943 है, जिनमें से 943 फीमेल कितने, 1000 मेल के साथ। इसके बाद फिर जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है पूरे भारत का, तो कितना है 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार हो जाता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते, कहां, अरुणाचल प्रदेश में। एवरेज कितना है भारत का, 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। तो सबसे अधिक बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। दोनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी एमिटेड बाय द सन इज ड्यू टू, कंप्लीट सन का क्वेश्चन एक बार पहले कराया है, उसी में सब कुछ मैंने आपसे क्या किया था, शेयर की थी बातें, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन। तो फ्यूजन नहीं होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन जाएगा आंसर, नाभिकीय संलयन। कितना अनुपात पाया जाता है, ये आपका 3:1 में पाई जाती है, ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम पाई जाती है। 3:1 में हाइड्रोजन हीलियम पाई जाती है। और अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो भी मैंने बताया था आपसे 97.2%, उसके बाद फिर आपका 26%, 26.2% और 2.5%। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो आकाश में नीला रंग, सारे के सारे कारण लिखाए थे। इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के कारण क्या होता है, रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन, और स्कैटरिंग के कारण क्या होता है। तो आंसर क्या जाएगा, स्कैटरिंग के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग, तारे टिमटिमाते, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ था लास्ट टाइम। तो ये क्वेश्चन क्या है, किस कारण से, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु, एक परमाणु है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इसके नाभिक में पाया जाता है। कि इससे बनने वाले कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे परमाणु, अब परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक नाभिक है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इनका आवेश पूछा जाता है, चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर उदास, ये आपका कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। अगर पूछा जाए यहां से इनमें कितना आवेश कितना होता है इनका, तो यहां से 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस के 19 कूलाम, ये माइनस, ये क्या होगा, नेगेटिव ऋण आवेशित, और उसके बाद फिर या धन आवेशित है तो ये पॉजिटिव में होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम प्रोटॉन पर, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। अब इसके बाद फिर एक ट्रिक याद रखनी है आपको, यानी कि ईंट पर नाच, इनके खोजकर्ता पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, उसके बाद फिर परमाणु की खोज, ये आपका यहां से प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई। यह परमाणु क्रमांक पूछा जाता है, क्या होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और परमाणु भार, परमाणु के नाभिक में कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़कर बन जाएगा आपका परमाणु भार, और केवल जब प्रोटॉन की संख्या देखेंगे तो वो होगा परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट,
व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा? खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग यानी कि बाइकार्बोनेट है। सोडियम NaHCO3 इसे कहा जाए फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट ये किसका है? ये वाशिंग सोडा होता है Na2CO3 जिसे कहा जाए, इसका फॉर्मूला Na2CO3। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NaNO2 और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला नाइट्राइट और नाइट्रेट का फॉर्मूला NaNO3 और नाइट्राइट का फॉर्मूला NaNO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, EEG का प्रयोग किसका कार्य पता लगाने के लिए किया जाता है? तो EEG, तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये आपका इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम कहा जाए, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम कहा जाए, एनसेफेलोग्राम कहा जाता है। ठीक है, एनसेफेलोग्राम। तो ये क्या होगा? किससे संबंधित है? ये एनसेफेलोग्राम ये ब्रेन से। EEG ब्रेन के लिए आंसर जाएगा डी। हार्ट से संबंधित है EEG, क्या हो, सॉरी ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट से संबंधित है। एनसेफेलोग्राम किससे? मस्तिष्क से। अब किडनी से संबंधित ये आपका EGFR का टेस्ट किया जाता है। EGFR मतलब एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उसके बाद फिर PFT किया जाता है किसके लिए? लंग्स के लिए। ये आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इसमें स्पायरोमेट्री और लंग्स वॉल्यूम ये दोनों चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप। एक दिन आपका क्वेश्चन आया था किसका? ये आपका सर्वदाता का। आज सर्वग्राही का। ये पूरा चार्ट याद होगा सभी को, ये बनाया था हमने। AB, उसके बाद फिर AB आएगा, उसके बाद OAB और उसके बाद फिर AB आएगा। तो इस तरह से यहां से O कैसा है? सर्वदाता है। उसके बाद फिर ये क्या है आपका? ये सर्वग्राही है। सर्वग्राही कौन सा था? AB सर्वग्राही, O सर्वदाता। तो सर्वग्राही कौन सा? AB इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नेक्स्ट, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक किस कारण होता है? तो चेचक होता है वेरियोला वायरस से होता है, यानी कि स्मॉल पॉक्स जिसे कहा जाता है, वेरियोला वायरस। अब कौन सा आता है? वेरिसेला वायरस से होता है चिकन पॉक्स। कौन सा? चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है। रूबेला वायरस से कुछ आपका क्या हो जाता है? यहां से खसरा, ये आपका रूबेला वायरस से होता है खसरा। कौन सी बीमारी होती है? खसरा। ये आपका रूबेला वायरस। मिक्सो वायरस से कुछ सर्दी जुकाम हो जाते हैं। तो ये आंसर क्या जाएगा? बी, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट, देन टर्म पीसी मीन्स, पद पीसी का अर्थ क्या है? यानी कि पीसी किस लिए यूज किया जाए? पद पीसी का अर्थ क्या है? इसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना है। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर ये आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो के बाद फिर दूसरा आता है माइक्रो के बाद फिर मिनी, उसके बाद फिर आता है आपका यहां से मेन फ्रेम, मिनी के बाद फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम के बाद फिर आता है सुपर कंप्यूटर। तो ये कैसा है? माइक्रो कंप्यूटर है। बी इज करेक्ट है, पर्सनल कंप्यूटर जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। डी इज करेक्ट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। देन शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी को गोली लगी थी। 15 जनवरी को मनाया, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये आपका आर्मी डे, इसे आर्मी डे के नाम से जाना जाता है। आर्मी डे मनाया जाता है। 1 जनवरी तो सभी को पता है, और 9 जनवरी ये प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर जाएगा सी, 30 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय। अब यूनेस्को का सारे के सारे मुख्यालय करा के आया था मैं, तो सभी को याद भी आ गया होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस कहां हो जाता है? फ्रांस में हो जाता है। पेरिस, फ्रांस। ए इज करेक्ट आंसर। जेनेवा के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, जो W से शुरू होंगे, ओ पर खत्म, WTO, ट्रीटी WHO हो, ये सारे इनके हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा में। न्यूयॉर्क में कौन सा याद रखना आपको? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का हेडक्वार्टर। ठीक है, आंसर रहेगा आपका ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उसके बाद फिर जल्लीकट्टू इज एसोसिएट, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा है। जल्लीकट्टू किसके साथ? पोंगल के साथ जुड़ा है, क्योंकि पोंगल कहां मनाया है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु ये एक आपका फसली त्योहार है तमिलनाडु में, और इस पर जल्लीकट्टू में बैल छोड़ दिए जाते हैं और उसके साथ खेल किया जाता है। ये मार धाड़ वाला खेल है, इसके ऊपर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है। अब बाकी त्रिचूर क्या है? त्रिचूर एक प्रकार का केरल का मंदिर त्योहार है, और कौन सा? वो ये आपका वडक्कूनाथ मंदिर त्योहार कहलाता है। वडक्कूनाथ मंदिर है, वहीं के लिए मंदिर त्योहार है। और त्रिशूर में ही मनाया जाता है त्रिचूर। उसके बाद फिर कार्तिकई, ये आपका पूरे दक्षिण भारत में मनाया
मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। ये 3 दिन चलता है। भरणी दीपम पहला दिन होता है, भरणी दीपम दूसरा दिन ये आपका अन्नामलई दीपम और तीसरा दिन ये पंचारात्र दीपम होता है। उसके बाद फिर ये आप लिखा है आपका ओनम। ओनम कहां मनाया जाता है? ओनम केरल का फसली त्योहार है, 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। किसकी याद में? राजा महाबली व वामन की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहां बहती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। कहां बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अब ये कहां से ओरिजिन इसका? 2 नदियों से, 2 अलग अलग मिलती है। एक व्हाइट नाइल, कौन सी? व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल कहां से निकलते हैं? विक्टोरिया से। कहां से? विक्टोरिया झील से निकलते हैं। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया से। और दूसरा कौन सा है? ब्लू नाइल। अब ब्लू नाइल कहां से निकलती है? तो ब्लू नाइल निकल के आती है, ये आपका तंजानिया में है, ताना लेक। कौन सी है? ताना लेक, ताना झील। तो ये इन दोनों की धारा मिलकर क्या कहलाती है? व्हाइट नाइल कहलाती है। ये 6650 किलोमीटर लंबी है। एक ऑप्शन दिया अमेजन। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी यानी कि जिसका बेसिन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी नदी है। बेसिन का मतलब यानी कि फैलाव, इधर उधर से आने वाली ट्रिब्यूटरी जिसमें बहुत ज्यादा मिलती है, वो अमेजन नदी। 6400 किलोमीटर लंबाई है। यांगतीजी कियांग 6300 किलोमीटर लंबी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है विश्व की। और कहां बहती है? ये चाइना में बहती है, चीन में बहती है। उसके बाद फिर मिसिसिपी मिसौरी 3766 किलोमीटर है। ये कहां की? यूएसए की सबसे बड़ी नदी है, यूएसए की। एक और लिख लेंगे जिसे कहा जाता है आपका मुर्रे डार्लिंग। क्या कहा जाता है? मुर्रे डार्लिंग। और पूरा नाम इसका आता है मुर्रे डार्लिंग के साथ साथ मुरुम्बजी। मुर्रे डार्लिंग मुरुम्बजी नदी, ये सबसे बड़ी नदी है। कहां की? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की। बाकी इंडिया की नदियां आपने बहुत सारी पढ़ी है। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसरो की स्थापना कब हुई है? आपका 1969 में हुई। लेकिन पहले इसे 1963 में स्टैब्लिशमेंट इसका किया गया, तब इसे इनको स्पार कहा जाता है। इनको स्पार को चेंज किया किसने? विक्रम साराभाई ने। यानी कि इसे क्या कहा गया? अब इसरो का जनक कहा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही नाम इसरो, इनको स्पार का नाम इसरो रख दिया। हेडक्वार्टर कहां है इसका? बेंगलुरु में है। अब इसका पूछा जाता है, पहला इन्होंने जो अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किसकी सहायता से? यूएसएसआर की सहायता से लॉन्च किया था, इंडिजेनियस नहीं था। तो उसके बाद फिर पहला एसएलवी बनाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1975 में इंडिया तैयार करता है अपना, इसरो तैयार करता है SLV-3, पहला प्रक्षेपण यान था इनका। कब? 1979 में ये रेडी हुआ। उसके बाद 1980 में पहला उपग्रह इंडिजेनियस आपके SLV-3 से छोड़ दिया गया, उसका नाम था रोहिणी। कब? 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना इज कॉल्ड। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका मौसम विज्ञान, मीटरोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में क्या डिफरेंस है? एस्ट्रोलॉजी ये आपका खगोल पिंडों के आधार पर, खगोल पिंड यानी कि जो ऊपर आपको दिखे पिंडों के आधार पर तो छोटा सा डिफरेंस, आधार पर क्या किया जाता है? ये आपकी जो गणनाएं की जाती है या फिर आगे का भविष्य भविष्य की जानकारी देना, ये क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। किसका? खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी। दोनों में डिफरेंस याद रहेगा। और उसके बाद बचता है सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान, यानी कि ये आपका अर्थक्वेक से संबंधित है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। चीफ सीजेआई को, हाई कोर्ट के सीजेआई को कौन अपॉइंट करता है? तो सीजेआई को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसे भी कौन करता है? इसे भी राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रऊफ कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो रऊफ कहां का? ये आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से और पूछा जाता है, एक कूद डांडी नाच, एक डहमल, एक हिकात। और उसके बाद राजस्थान से आपने झूमर पहले पढ़ी लिया, घूमर। उसके बाद फिर कालबेलिया, भवई और कठपुतली, ये भी याद रखना है। पंजाब से गिद्धा, भांगड़ा, किकली, सैमी, और ये 2 नए ऐड किया आज, इनको धमाल और गतका। ओडिशा से पहले आपने पढ़ लिया है, ओडिसी। आज याद रखें चंगू, दलखई और कर्मा।
तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ के लोक नृत्य हो जाते हैं। अब आएंगे आपके लिए रॉबिन सर आपको रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ से आपके आज जो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, ये लगभग अक्टूबर माह से लेकर और ये आपका फेब मंथ तक के जितने भी बुक्स और ऑथर्स नए आए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। ये सारे के सारे आप पढ़ लेंगे। तो यहां से अक्टूबर से लेकर फेब माह तक है। जैसे अरुंधति रॉय, कौन क्या लिखा इन्होंने, मदर मैरी कॉम टू मी, ये लिखा है। तो इस तरह से सारे के सारे नाम याद कर लेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो भाई आज मॉक नंबर 8 पर हम पहुंच गए हैं और इसके बाद आपके बस 2 मॉक बचे हैं। और जैसा कि आपको वादा किया था कि अगर कोई इन 10 मॉक टेस्ट को भी लगा लेता है तो भी आराम से वो 20 नंबर 21 नंबर एग्जाम में करके आएगा। यानी कि सीधा सीधा यहाँ से 20, 21, 22 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप इसको भी नहीं कर पा रहे हो तो भाई फिर तो देखो कुछ हो ही नहीं सकता कि 10 लेक्चर भी नहीं कर पा रहे हो तुम। चलिए, तो ये तो सर ने पूरा का पूरा तुम्हें दे दिया, बुक्स का जो भी लेटेस्ट है करंट के है सारे ही दे दिए। इससे तो बाहर क्या ही आएगा। ये बैचेज है, ऑफलाइन बैच है, सारे देख लेना, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको बाद में देख लेना। मॉक नंबर 8, चलिए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन सीरीज का है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, नंबर देखो बहुत ज्यादा गैप में नहीं है, आसपास ही है, तो आप इनका डिफरेंस यहां पे लिखे तो डिफरेंस इनका जो जाएगा वो गया कितना, 8। इसके बाद यहां देखो तो 50 से 27 है लेकिन माइनस का, प्लस का 8 माइनस 27। और इसके बाद अगर मैं देखूं तो 7 में से 3 गया 4, 18 बार 6 प्लस का 64। ये तो सीरीज बन गई भाई। और अब देखो माइनस का 125 तो प्लस का 216 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, 6 का क्यूब आएगा, 216 ऐड हो जाएगा तो 260 और 70 276 278 278। ये देखो भाई। तो नेक्स्ट है आपका सिलोक्स का क्वेश्चन। ऑल पेपर्स आर बुक्स, ऑल पेपर आर बुक्स, ऑल बुक्स आर पपायाज, ऑल बुक्स आर पपायाज। ये था पेपर और वो था पपाया, ठीक है। आगे उसने दिया पहली स्टेटमेंट, ऑल पेपर्स आर पपाया। वो कहता है ऑल पेपर, सारा का सारा पेपर पपाया के अंदर है, हाँ। सम पपाया आर पेपर, अब वो कहता है सम पपाया, कुछ पपाया पेपर है, हाँ जी, क्योंकि पपाया में से कुछ हिस्सा पेपर है। तो दोनों सही जाएंगे तो बोथ आपका चला जाएगा। नेक्स्ट देखे, 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हैं। कोई बात नहीं, सीधी रेखा में ऐसे बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। वो कहता है ई दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है। दाया छोर ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ई हो गया यहाँ। ई बी और डी के बीच में है। अब जो ई है वो बी और डी के बीच में, यानी बी और डी में से एक यहां इसके और एक इधर इसके, कोई नहीं अभी छोड़ दो। ए बी के आसन है। अब उसने कहा ए जो है वो बी के बगल में है, अभी आप इसको भी स्किप कर सकते हो। अब इसके बाद डी सी के आसन है, तो अब तो स्किप नहीं कर सकते, तो चलो लिख लो। तो ई जो है बी और डी के बीच में है, ई बी और डी, तो बी और डी में से एक यहां और बी और डी में से एक यहां, हो गया। ए बी के बगल में है, ए बी के बगल में है, या तो ए यहां होगा या फिर ए यहां होगा। डी सी के आसन है, यानी डी सी के बगल में है। अब वो कहता है जो डी है वो सी के बगल में है। अब डी जो है सी के बगल में, अगर डी यहां है तो सी यहां होगा, और अगर डी यहां है तो सी यहां होगा। चलो, डी ई और सी के बीच में है। वो कहता है जो डी है वो ई और सी के बीच में है। अब उसने कहा जो डी है वो ई और सी के बीच में। अब ध्यान से देखो, अगर मैं डी को यहां मानूं तो ये भी देखो ई और सी के बीच में है, अगर मैं डी को यहां मानूं ये भी देखो ई और सी के बीच में, क्योंकि सी की पोजीशन जो है वो अभी फिक्स नहीं है, कहीं भी हो सकता है, इससे भी पता नहीं लगा। एफ सी के बगल में है। अब उसने कहा है एफ जो है सी के बगल में है, एफ सी के बगल में देखो। अब अगर मैं एफ सी के बगल में लूं, यहां तो मैं ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं सी को यहां लूंगा तो यहां तो एफ को बैठा नहीं सकता, क्योंकि यहां तो बी और डी में से कोई एक है। तो अब इसका मतलब है सी मुझे यहां फाइनल करना पड़ेगा, तभी एफ यहां ले सकता हूं मैं। सी मुझे यहां फाइनल करना पड़ेगा। अगर सी मुझे यहां फाइनल करना पड़ेगा तो ए यहां से हटा, तो यहां से सी हटेगा, ए यहां फाइनल हो जाएगा, हो गया ए फाइनल, ठीक है। अब बचा कौन? बी और डी में से बचा है। अब इसके पीछे वाली लाइन दोबारा पढ़ो, डी ई और सी के बीच में है। डी जो है ई और सी के बीच में, तो यहां डी फिक्स हुआ,
यहां डी फिक्स हुआ तो यहां बी फिक्स हुआ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। अब वो कहता है बताइए एफ और डी के बीच में कौन बैठा है। एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, सी। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना क्योंकि सारा डेटा घुमा के दे दिया। ए प्लस को दर्शाता है, बी गुणा को, सी घटाओ को, डी भाग को। इसको सोल्व करना है। इसको रफ पेज पे लिखेंगे आप अपने एग्जाम में फटाफट। अब देखो यहां पे आपको डी जो दिखाया है भाग को डिवाइड, और ये 1 बी दिखाया गुणा को, रफ पेज पे लिखेंगे वहां भी। उसके बाद ए को दिखाया है प्लस 2, बी को दिखाया गुणा, और ये 13 ए को प्लस 11, और सी को दिखाया है आपका -3, बी को दिखाया गुणा 17, और सी को दिखाया घटाव 12। आप थोड़ा फास्ट लिखेंगे, मुझे तो समझाना पड़ रहा है, आप रफ पेज पे फास्ट लिखेंगे। अब इसको सोल्व करो। पहले देखो ये ब्रैकेट सोल्व होगा, 4 एकम 4। अब ये 4 एकम 4 100 को डिवाइड करेगा कितनी बार, 25 बार, प्लस। अब इसके बाद इसको सोल्व करो, 13 और 11, 13 10 और 1 23 और 1 24, 24 दूनी 48, माइनस। अब इसको सोल्व करो, 17 में से 12 गए 5, 5 दिए 15, 15 इस 25 में से घटा 10, और 10 48 में जुड़ा 58। आंसर। सारे क्वेश्चन अच्छे डाले हैं, बेहतरीन, मतलब ऐसे डाले हैं जिनमें सिली मिस्टेक होने के बहुत चांस है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में बहुत जल्दी गलती हो जाती है। अदिति संकेत की पुत्री है, अदिति पुत्री है माइनस संकेत की, ठीक है। वृत्ति अंकित की पुत्री है। अब देखो संकेत तो नाम से ही पता लग रहा है, अदिति पुत्री है संकेत की, संकेत पुरुष ही होना चाहिए। वृत्ति अंकित की पुत्री, इसको छोड़ दो, अब इसका जिक्र नहीं। कीर्ति माई की माता है। अब देखो कृति का तो कोई जिक्र नहीं, आपको ऐसी लाइन देखनी है जहां अदिति और संकेत का जिक्र हो, तो इसको भी छोड़ दो, अदिति और संकेत। यहां देखो नीता संकेत की पत्नी है, तो नीता संकेत की पत्नी है, ये लाइन हो गई। अच्छा, नीता वृत्ति की माता कृति की सास है। उसने कहा नीता जो है ना वो वृत्ति की माता कीर्ति की सास है, यानी नीता सास है, नीता सास है। और किसकी सास है, वृत्ति की माता कीर्ति। अब एक बात बताइए, वृत्ति की माता कीर्ति, यानी पहले तो वृत्ति बनानी है, वृत्ति की माता कीर्ति बनानी है, ठीक है। कीर्ति का कोई पति बनाना है और उसकी माता बनानी है, तब यहां पे कौन आएगा, नीता आएगी, तभी जाएगी ना सास। तो वृत्ति की माता की सास है तो वृत्ति की माता, फिर इनका पति, और तब वहां पे दिखाएंगे, ठीक है। अब पीछे आ जाओ। अब उसने कहा है जो वृत्ति है वो अंकित की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है तो ये अंकित रहा होगा, तो ये लाइन का भी खत्म हो गया। कृति माही की माता है। अब उसने कहा है जो कृति है वो साथ में माही की भी माता है, कृति माही की भी माता है, तो कृति माही की भी माता है, तो माही भी यहां आ गई, ठीक है। अब हमें जो है इनको जोड़ना है। अब देखो ये नीता जो है और ये नीता जो है, तो दोनों जगह यहां पे देखो ये कॉमन हो गया आपका नीता, और ये भी नीता कॉमन हो गया, तो इसको ही उधर जोड़ लो। तो नीता का पति कौन हुआ, नीता का पति तो हुआ आपका संकेत, ठीक है। और नीता की पुत्री कौन थी, ए थी, नीता की पुत्री। ये तो देखो ए यानी अदिति, तो अंकित पुत्र था और अदिति जो है पुत्री थी, अंकित पुत्र था अदिति, तो इस वाले को इसमें अटैच कर दिया। अब फैमिली ट्री ये बन गया फाइनल, था ना बेहतरीन क्वेश्चन। और उन्होंने कहा कौन सा कथन सही नहीं होगा, अंकित माही का पिता है। अब देखो अंकित माही का पिता है, बिल्कुल है जी, ये माही और माही का पिता है। उसने कहा कौन सा सही नहीं होगा, ये तो सही है। वृत्ति माही की बहन है, वृत्ति माही की बहन है, बिल्कुल सही है। अदिति नीता की पुत्री है, अदिति नीता की पुत्री है, बिल्कुल सही है। कृति संकेत की पुत्री है, कृति संकेत की पुत्री नहीं है भाई, संकेत के पुत्र पुत्री तो ये है, कृति तो पुत्र वधु है, ठीक है। तो ये गलत हुआ, तो आंसर मेरा कौन सा हुआ, मुझे गलत ही बताना था, तो डी मेरा आंसर था ना बेहतरीन। सारे क्वेश्चन अच्छे डाले। अगर मैं बोल रहा हूं ना इन 10 से बाहर नहीं आएगा, तो भाई कंटेंट देखो मेरा, उसके आधार पे बोल रहा हूं मैं, हवा में नहीं बोल रहा हूं। कंटेंट इस हिसाब से मैंने निकाला है कि नहीं आएगा बाहर। विद्यालय के अंदर शिक्षक और कर्मचारी दिया, देखो शिक्षक तो विद्यालय के अंदर होंगे नो डाउट, लेकिन कर्मचारी तो विद्यालय के अंदर भी हो सकते हैं बाहर भी हो सकते हैं, तो एक गोला तो अंदर आना है, एक गोला तो अंदर आना है नो डाउट, तो आंसर यही बचा। तो देखो विद्यालय के अंदर शिक्षक और कर्मचारी जो है ऐसे अंदर भी हो सकता है बाहर भी, इसको लगाना है। अब देखो जब आप इसको लगाओगे बहुत सारे तरीके आप लगा सकते हो, लेकिन इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर, पहले जेड फिर वाई फिर टी ओ जे ई, 26 25 20 15 7 5, अल्फाबेटिकली घटते हुए क्रम में। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर आएगा एस, उसके बाद आएगा सबसे बड़ा नंबर यू, और एस 19, और फिर आएगा क्यू। तो यू एस क्यू से शुरू हुआ। अब इसके बाद इसमें बचे हुए में कौन आएगा, एन आएगा, तो यूएस क्यू एन ये गलत, और यूएस क्यू एन ये। अब इसके बाद देखो ई ट्रिपल ई के बाद सी, तो यू से शुरू होगा, तो आंसर कौन सा हुआ, ए हुआ।
ठीक है। एक आदमी को और संकेत करते हुए महिला कहते हैं। महिला किसके बारे में बताती है? आदमी के बारे में। क्या कहती है? कि वह आदमी मेरी इकलौती बहन की माता। भाई मेरी बहन की माता यानी मेरी माता का भाई मेरा मामा, वो आदमी मेरा मामा है। तो आदमी उस महिला से क्या संबंध रखता है? आदमी क्या हुआ? मामा हुआ। मामा को इंग्लिश में अंकल कहते हैं। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स है, इसको ध्यान से करना क्योंकि इसमें बहुत गलतियां होगी। देखो अगर मैं इसके अंदर देखूं तो कितने होंगे? 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8। इसके अंदर भी कितने हुए? 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो 8 8 तो यहां हो गए। अब अगर मैं इसको लू 9 और इसको आगे ले जाऊं, इसको मत लो अभी, इसको लो, या चलो छोड़ो। आप इसमें देखो, इस वाले में कितने हो गए? ये ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इस वाले में होंगे 12। कैसे? 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 5 6 7। ठीक है भैया, ये तो नहीं, इसमें ये वाला हटा दो। अगर ये वाला भी हटा दो तो 8 सेक्शन होंगे यानी 16। अब ये सेक्शन नहीं है तो 14 इसमें होंगे। ये पढ़ाया हुआ है सारा 14, लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई। ये वाला जो है ना, ये वाला 1 और 1 2 और 1 ये 3, ये उसमें भी काउंट हो रखे ऊपर भी। क्यों? क्योंकि देखो ये और ये 2 और 1 इनसे मिलके जो बनाइए, ये 3 ऊपर भी काउंट हो रखे, तो -3 करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, इतना तो हो गया। अब इसके बाद अगर मैं इसको लूं और इसके साथ ये ले लूं, इसको लूं और इसके साथ ये ले लूं, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 और जुड़ गए। अब इसके बाद ये बड़ा देखो, बड़ा यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2 और एक पूरा बड़ा मिला के 3, +3 हो गया। अब ये 3 तो इससे कट गया, बच्चा कितना? 8 8 16 16 14 कितना हो गया? 30 और 4 34। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको खुद करना, एक बार रोक के रिपीट करके देखना। व्यक्तियों की एक पंक्ति है और उस पंक्ति में फैजल बाईं ओर से 21 स्थान पे। फैजल हो गया भाई बाईं ओर से 21, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, नवीन दाई ओर से 13, नवीन को यहां मान लेते। अभी नवीन हो गया दाई ओर से 13, यहां मान लेते। मुझे नहीं पता, यहां भी हो सकता है नवीन, क्या पता वहां से आते आते यहां जाए, लेकिन मैं यही मान लेता हूं। ज्यादातर वो इसी टाइप के देता है, क्रॉस कराता नहीं, इनको क्रॉस नहीं कराता आपस में। अब वो कहता है फैजल और नवीन के ठीक बीच में बैठी रतुजा दाई ओर से 8वें स्थान पर है। अब देखो इसने गड़बड़ कर दी क्योंकि इसने क्या बोल दिया? इसने बोल दिया कि भाई फैजल और नवीन के ठीक बीच में रतुजा बैठी है जो कि दाई ओर से 8 है। अब देखो अगर जो यहां पे कौन है? रतुजा दाई ओर से 8 है। अगर मैं रतुजा को यहां मान लू, दाई ओर से 8 मान लू रतुजा, तो ये तो बीच में आई नहीं भाई, ये तो बीच में आई नहीं, तो इसका मतलब है गड़बड़ है। तो ये वाला डायग्राम बनना ही नहीं था। डायग्राम क्या बनना था? डायग्राम फिर देखो और रिजल्ट भी देखो, इसका छोटा है। अगर मैं इसको 21 मान लू, इसको 13 मान लू, उन्हें टोटल पूछे तो 21 और 13 34 तो यही हो गए, और आंसर तो सारे छोटे हैं। इसका मतलब ये खेल गया हमारे साथ। उन्हें क्या किया? जैसे मान लो ये पूरी लाइन ले ली उसने, ठीक है, फैजल को ले लिया यहां पे 21वें नंबर पे, कि ये तो हो गया फैजल 21 पे, किधर से? इधर से। और साथ में उसने राइट साइड से रतुजा को भी ले लिया, और साथ में उसने राइट साइड से किसको ले लिया? नवीन को भी ले लिया। अब उसने कहा नवीन दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। और रतुजा जो है, रतुजा दाईं ओर से कौन से स्थान पर? 8वें पर। एक बात बताओ, नवीन है 13वें पर और रतुजा है 8वें पर। अब एक सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि नवीन अगर इधर से 13वें नंबर पर है और रतुजा जो है 8वें पर, और रतुजा इनके बीच में है, तो रतुजा फैजल के आगे जाएगी, यानी फैजल को काटेगी रतुजा। तो आप ये मान लो अगर यहां तक है लाइन, तो रतुजा जो है कहीं यहां बैठी होगी, यहां बैठी होगी रतुजा, जो कि यहां से 8वें नंबर पर है। ये बात पकड़ो, 8वें पर। और नवीन बैठा होगा कहीं यहां, नवीन बैठा होगा कहीं यहां, जो कि कौन से नंबर पर है? 13वें नंबर पर है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेहतरीन। अगर आ गया हवा खराब कर देगा। अब उसने टोटल पूछे। अब छोटे छोटे पॉइंट नोट करो इसमें, जैसे कि एक बात बताओ, यहां से टोटल जो रतुजा है, रतुजा इनके बीचों बीच बैठी है, बिल्कुल बीच में। इधर से तो 8वें नंबर पे है, लेकिन इनके बीचों बीच रतुजा बैठी है। अब अगर इनके बीचों बीच रतुजा बैठी है तो एक बात सोचने की है, यहां से रतुजा कितने पर है? 8 पे।
और यहां से नवीन कितने पर है 13 पे, तो बीच में कितने का गैप हुआ 5 का, यानी ऋतुजा 8 पे हुई जबकि नवीन 13 पे है। तो 8 के बाद 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, तो ये इधर 5वें पर है, तो बीच में कितने हुए 4, तो यहां भी कितने होंगे 4। समझो बात को, बेहतरीन क्वेश्चन है। ऋतुजा 8 पे, नवीन 13 पे, तो इसका मतलब नवीन कितने आगे है, नवीन इसके 5 आगे है, और अगर नवीन इसके 5 आगे है तो बीच में कितने हैं 4, तो इसका मतलब है 4 यहां हुए, 4 यहां हुए। क्लियर है। अब एक छोटी सी बात और बता दो मुझे, अगर ऋतुजा यहां से टोटल 8 नंबर पे है 8, तो ऋतुजा के इधर कितने लोग हैं 7। अब 7 में से 4 तो इनके बीच में आ गए, फैजल और ऋतुजा के 4, एक फैजल हुआ 5, तो इधर कितने बचे 2। क्यों, क्योंकि देखो 2 ये, एक फैजल 3, 4 ये 7 और एक ऋतुजा 8, तभी तो 8 आएगा। अब ये काउंट हो चुका है। फैजल के इधर कितने 2, फैजल से ऋतुजा के बीच में कितने 4, और ऋतुजा से यहां बीच में कितने 4 आ गए सारे। लेकिन आपको तो टोटल बताना है, तो टोटल बताने के लिए आप यहां से यहां तक कितना है 21, 21, और इसके आगे कितने बैठे हैं, यानी कि फैजल के आगे कितने बैठे हैं 2, तो 21 और 2 कितना हो गया 23, 21 और 2 कितना हो गया 23। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, लाजवाब, लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आ गया छोड़ के आएंगे बच्चे। देखो, निम्न शब्दों को सार्थक कर्म में लगाना है। शहर, अपार्टमेंट, शयनकक्ष, कॉलोनी, फ्लैट। कॉलोनी, फ्लैट, शहर, तो ये तो छोटे बड़े दे दिए, तो छोटे से बड़े की तरफ लगाएगा या बड़े से छोटे की तरफ। सबसे बड़ा इनमें से शहर होता है, या तो एक से शुरू होगा या एक पे खत्म। एक से शुरू ये है और एक पे खत्म ये है, तो इनको तो कट कर दो। चलो इसी को चेक करते हैं। पहले उसने लिया 4 नंबर कॉलोनी, कॉलोनी के बाद लिया उसने अपार्टमेंट, यानी कॉलोनी से छोटी अपार्टमेंट, तो भाई शुरू में तो फिर शहर आना चाहिए था ना, तो आंसर होगा डी शहर। शहर में कॉलोनी, कॉलोनी में अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में फ्लैट, और फ्लैट में बेडरूम। आंसर देखो, इसमें आप ध्यान से देखो, अगर एक छोटी सी चीज पकड़ो डायरेक्ट, तो तुम यहां देखो, ये यहां एस था सीधा, और यहां हो गया उल्टा एस, घूम रहा है। यहां भी देख लो, मेरी तरफ आपकी तरफ, मेरी तरफ आपकी तरफ, तो जब मेरी तरफ आपकी तरफ उल्टा हो ही रहा है तो यहीं से हिसाब लगा लो, सीधा एस उल्टा एस, अब आएगा सीधा एस। क्या सीधा एस है, हाँ सीधा एस है, हाँ सीधा है, हाँ ये नहीं है, बच गए। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगला भी तो देखो, मेरी तरफ आपकी तरफ, मेरी तरफ आपकी तरफ, तो ये भी उल्टा हो रहा है। अब अगर ये भी उल्टा हो रहा है, ये भी सीधा एस था यहां, ठीक है, ये भी अच्छा एक गड़बड़ कर दी हमने, गड़बड़ कर दी क्या, यहां देखो, यहां ये सीधा एस है और यहां उल्टा एस है। अब मेरा सीधा एस जाएगा, सीधा एस इसमें नहीं था, ठीक है। अब अगले को आ जाओ, अब अगले में जो है ये उल्टा एस है, उल्टा। अब अगर ये उल्टा एस है तो जब ये रिवर्स हो जाएगा सीधा एस आएगा यहां भी, तो इसमें सीधा एस है, हाँ इसमें नहीं है, इसमें है, हाँ इसमें है, हाँ। अभी भी मेरे 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बता दो छोटी सी, ये अभी मेरी तरफ है तो ये उल्टा आपकी तरफ हो जाएगा, आपकी तरफ हो जाएगा तो ये भी गलत। अब बचे 2, अब इन 2 में से एक भी गलत, 3। कारण, क्योंकि जब भी वो फिगर बनाता है वो एस टाइप बनता है, या तो सीधा एस या उल्टा एस, इस टाइप का तो बनता ही नहीं, कभी भी नहीं बनता। तो डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, और डायरेक्ट नहीं भी देना चाहते ऐसा कर लो, ये मेरी तरफ, अगला जुड़ा मेरी तरफ, अगला जुड़ा मेरी तरफ, अगला जुड़ा मेरी तरफ, अगला जुड़ा मेरी तरफ, तो अगला जुड़ेगा फिर मेरी तरफ। अब अगर मेरी तरफ जुड़ेगा तो आंसर देखो यही होगा, मेरी तरफ और नीचे का उल्टा हो जाएगा, सॉरी मेरी तरफ और नीचे का उल्टा। ये देखो, आपकी तरफ चाबी, आपकी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, आपकी तरफ, आपकी तरफ ही लूंगा फिर से, ठीक है। पक्का नहीं पता आपकी तरफ ही जाएगी क्या, लेकिन लॉजिक ये लगा रहा हूं, 2 बार आपकी तरफ, 2 बार मेरी तरफ, फिर 2 बार आपकी तरफ। ये देखो, ये ऐसे था, फिर ये चेंज हो गया, दूसरी साइड आ गया, दूसरी साइड सेम रहा, फिर चेंज हो गया, 2 बार सेम रहा। मतलब देखो, पहले यहां, इसके बाद ये चेंज हुआ तो 2 बार एक जैसा, फिर मेरी तरफ आ गया 2 बार एक जैसा, अब आपकी तरफ आएगा वापिस ऐसे, तो वापिस ऐसे आएगा, वापिस ऐसे, वापिस ऐसे, सब में ही था जो भी मेरे बचे हुए हैं। अगला सिंबल पकड़ लो, ये देखो नीचे ऊपर, कितनी बार ऊपर, 3 बार, देखो 3 बार ऊपर। अब 3 के बाद मैं हिसाब लगा नहीं सकता, इसको देखो, ये देखो 2 बार मेरी तरफ ऊपर, 2 बार आपकी तरफ ऊपर, अब 2 बार मेरी तरफ ऊपर आएगा ये वाला, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो आंसर आ गया यहां। चाहो तो चौथा भी चेक कर सकते हो, 3 बार नीचे, 3 बार ऊपर, 3 बार ऊपर, देखो ये जा रहा है, यानी 2 सिंबल तो थे 2 बार एक जैसे, फिर चेंज, फिर 2 बार एक जैसे, और 2 सिंबल थे 3 बार एक जैसे, फिर चेंज, 3 बार एक जैसे। ये देखो,
चलो इसको एरो को देखो, एरो क्लॉकवाइज घुमा ऐसे, अब नीचे आना चाहिए एरो, एरो नीचे आना चाहिए, क्यों? क्योंकि नॉर्थ। अब इसके बाद ये, अब एरो आना चाहिए नीचे, क्लॉकवाइज घूम रहा है नीचे, और फिर उसके बाद आना चाहिए ऐसे, तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो गड़बड़ हो गई। चलो अब यहां पे अगर मैं देखूं, यहां तो एरो कैसे घूमा? क्लॉकवाइज घूमा। अब इसको एक बार पेयर वाइज करते हैं, पेयर वाइज करते हैं, ठीक है। अभी क्लॉक घूमा क्लॉकवाइज, ठीक है, या ये कह सकते हो, तो यहां भी कैसे होना चाहिए था? ये ऊपर को होना चाहिए था, क्यों? ऊपर से 90, ऊपर से 90, ऊपर से 90, या ये कह लो ऊपर आपकी साइड, ऊपर आपकी साइड, ऊपर, तो ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो ये तो कट हो गया। अब आ जाओ एस पे, अगर इसके बाद में किसी सिंबल को, इसको देख लो, ये बीच में गया और ब्लैक हो गया, ठीक है, बीच में गया ब्लैक, यानी व्हाइट ब्लैक, व्हाइट सर्कल आएगा, ब्लैक व्हाइट, तो व्हाइट सर्कल आएगा, तो ये गलत हो गया। बचे 3। ट्रायंगल, ट्रायंगल ऊपर था, 90 घूमा ऐसे, अब 90 घूमेगा नीचे आना चाहिए, फिर 90 घूमेगा ऐसे, बिल्कुल सही जा रहा है तो नीचे की तरफ आएगा, ट्रायंगल नीचे की तरफ जाएगा, तो ये गलत हो गया। अभी मेरे 2 बचे हैं। अब एस को देख लो, एस को, एस को तो कह नहीं सकते क्योंकि एस यही है, बस इसके बाद यहां फिर गायब हो गया, तो एस के बारे में तो कह नहीं सकते। और इसमें कौन कौन सा बच गया? ये सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, एस का ही पता करना पड़ेगा भाई, बाकी तो कुछ बचा नहीं एस। अब यहां देखो एस जो है ये सीधा है, सीधा है, सीधा है। अब अगले वाले में मुझे बताना है कैसे जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां चाबी लेता हूं तो चाबी कितना डिग्री घूमी है? चाबी 180 घूमी है, देखो चाबी 180 घूमी है यहां से यहां, तो एस भी कैसी, टी भी 180 घुमा है, तो एस भी 180 घुमाऊंगा तो उल्टा एस आएगा, उल्टा एस आएगा तो 2 कट 5। टी 90 घुमा क्लॉकवाइज, फिर 90 क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ये 2 गलत हो गए, ठीक है। अब ये चाबी आई, अब चाबी को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं ये ऐसे, फिर चाबी ऐसे, फिर क्लॉकवाइज घुमाऊं ऐसे, तो इसका मतलब चाबी क्लॉकवाइज नहीं घूम रही है क्योंकि यहां मैच नहीं करता। चलो एंटी क्लॉक घुमाओ, एंटी क्लॉक घुमाओ ऐसे, फिर एंटी क्लॉक घुमाओ ऐसे, फिर एंटी क्लॉक घुमाओ ऐसे, एंटी क्लॉक में मैच करिए तो चाबी ऐसे आएगी, चाबी ऐसे आएगी, तो ये गलत हो गया। अभी भी कितने ऑप्शन बचे हैं? अभी भी 2 ऑप्शन बचे हैं। अब ये देख लो ये कैसे आएगा, ये इसको चलो उल्टा करो। अब ये यहां है साउथ में, अब ये उल्टा घुमा दो, एंटी क्लॉक कैसे आया, फिर उल्टा घुमा दो एंटी क्लॉक, तो ये ऐसे आएगा पीछे की तरफ से। चलो एंटी क्लॉक 90 ऐसे आया, फिर 90 ऊपर की तरफ आएगा, तो आंसर ये आया। सारे क्वेश्चन छांट के डाले, एक से बढ़ के एक। मैथ देखो, उसने कहा है क्वेश्चन में, ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं, दोनों 5000 के बेचते हैं, तो क्या हुए? एसपी इक्वल हुए, सेलिंग प्राइस इक्वल हो गए। ए 25% के लाभ पे बेचता है और बी 10% की हानि पर, तो सीपी का रेशो भाई एसपी इक्वल है, तो पहले का सीपी मान लो CP1, इन्हें 25 के लाभ पे बेचा तो 125% पे बेचा, कॉस्ट प्राइस के 125 पे बेचा। दूसरे वाले ने 10 हानि पे बेचे तो कॉस्ट प्राइस के 90 पे बेचा, लेकिन ये दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों ने समान पे बेचा। तो पहले ने कॉस्ट प्राइस के 125% पे बेचा, दूसरे ने कॉस्ट प्राइस के 90 पे बेचा, हो गया। अब 0 5 से काटो, 5 से कितनी बार? 18 बार, और 5 से कितनी बार? 25 बार। CP1 18, CP2 25, तो 18:25। 2 रेलगाड़ी है, एक ही चाल से चलती है, विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों की लंबाई 320, दोनों की लंबाई सेम ही है 320, 18 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल समान चाल है। देखो, जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत ऐसे ऐसे क्रॉस करती है तो क्रॉसिंग टाइम होता है दोनों ट्रेन की लंबाई, ठीक है, तो लेंथ ऑफ T1, लेंथ ऑफ T2, और स्पीड आएगी दोनों की स्पीड का सम, स्पीड ऑफ T1 प्लस स्पीड ऑफ T2, होता ही यही। तो कितने सेकंड में? 18 सेकंड में क्रॉस कर गई। लंबाई क्या थी? 320 प्लस 320, और स्पीड मान लो x प्लस एक्स, ये 2x इधर आएगा, ये हो गया 32 दूनी 64, 640 बटे 18। अब 18 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा? 18 3 54। अच्छा, ये मीटर में है, सेकंड में है, तो ये आएगा आपका, चलो आप यहीं से x का मान निकाल दो, तो x का मान आ गया 2 से इसको काट दो, तो 2 से 320, ठीक है।
तो x का मान आ गया x बराबर 320/18 मीटर पर सेकंड। उसको आंसर मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो 18/5 की गुणा कर दो। 18 से 18 कटा, 5 से कितनी बार, 5 संग 30, 5 चौक 64 किलोमीटर प्रति घंटा। एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 5275 जो है अनुत्तीर्ण। अगर 93 पास हुए तो फेल कितने हुए, 7%। 7% की वैल्यू ये आई, तो 1% की वैल्यू 7 एकम 7, 7 या 21, 7 दूनी 14, पंजे 35, 1325। वो कहता है टोटल विद्यार्थी बताओ, तो 100% है, डबल जीरो लगा दो। 1325 के पीछे डबल जीरो, 1325 के पीछे डबल जीरो। रवि, मनीष और नवीन अकेले क्रम से 30, 15 और 10 दिन में एक काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन रवि काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और मनीष उसके 3 दिन बाद। यानी क्या हुआ, एक करता है 30 दिन में, एक 15 में, एक 10 में। हुआ क्या, यहां से वर्क मान लिया 30 यूनिट। अब इसका तो आएगा डेली का कितना, 1 यूनिट, इसका डेली का 2 यूनिट और इसका डेली का 3 यूनिट। ठीक है, कौन कौन थे, ये थे रवि, मनीष, नवीन। अब वो होता क्या है, काम शुरू होने के 2 दिन बाद कौन छोड़ता है, रवि। यानी 2 दिन तक तीनों ने किया, 2 दिन तक तीनों ने किया। ठीक है, तो 2 दिन तीनों ने किया, 2 दिन किया तीनों ने, क्योंकि 2 दिन बाद छोड़ा ना, तो 2 दिन तीनों ने किया, 1 + 2 + 3, 2 दिन में इतना कर देंगे। फिर किसने छोड़ दिया भाई, 2 दिन बाद छोड़ दिया था रवि ने छोड़ दिया, तो बचे कौन, मनीष बचा। मनीष भी 3 दिन बाद छोड़ता है, तो मनीष और नवीन 3 दिन तो रहे। तो मनीष और नवीन कितने दिन रहे, 3 दिन। तो 3 दिन मनीष और रवि रहे। मनीष यानी 2 + 3, तो 2 + 3 इन्होंने किया 3 दिन। काम कितना हो गया, 3 2 5 और 6 दूनी 12, 3 2 5, 5 तिया 15, तो 15 25 27, बचा काम कितना, शेष बचा 3, शेष बचा 3। और ये शेष किसने किया, रवि गया, मनीष गया, तो बचा कौन, नवीन ने किया। ठीक है, नवीन ने। अब नवीन ने कितने दिन में किया, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो नवीन ने बचा काम जो है कितने दिन में किया, निकल जाएगा भाई। तो वर्क कितना है, 3। नवीन डेली कितना करता है भाई, 3 ही करता है, तो 1 दिन और लगा, 1 दिन। अब वो कहता है शेष कार्य को नवीन कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्य को 1 दिन में करेगा। ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, ए बी। अब अगर ए और बी का आप देख लेते हो तो ए 25% कम है बी से, बी को 100 माना, ए हो गया 75, 3 4। अब यहां रख दो, 2 × 4 - 3/3, 8 - 3 5/3। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुनी होती है। कितनी गुनी, 4 वर्षों में हो जाती है 6 गुनी। ठीक है, तो 6 टाइम्स कितने में, 4 इयर्स। अब वो कहता है 216 गुनी कितने में होगा, इसको लिख लो 6 क्यूब टाइम्स, पढ़ाया हुआ है पूरा का। 6 क्यूब टाइम्स कितने साल में होगी, सीधा बताया है कि इनकी गुणा हो जाती है, इनकी गुणा और इसकी गुणा। यहां जो पावर है, यहां तो पावर 1 है तो फर्क नहीं पड़ता, सीधा आंसर आया 12। ऐसे भी कर सकते थे, 4 वर्षों में कितने गुना हुई, 6 गुनी। माना धनराशि 1 थी, तो 1 से 6 हुई 4 साल में, गुणा 6 गुनी। अगली 6 गुनी, अगली 4 साल में, अगली 6 गुनी, अगली 4 साल में। तो कुल मिला के कितने गुना, पहले देखो 6 × 4 में, अगला 6 × 4 में, अगला 6 × 4 में, तो 12 साल। ए और बी क्रम से 28,000 और 42,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय व्यापार शुरू करते हैं। ए 28 लगाता है और बी लगता है 42। ए 8 महीने के लिए और बी 1 साल के लिए। मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट बढ़ता है उसमें मैटर करता है जो धन लगाया वो और कितने टाइम के लिए लगाया वो। अब 2 व्यक्तियों का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी। ए ने कितना धन लगाया, 28,000, कितने समय के लिए, 8 महीने के लिए, और बी ने लगाया 42,000, कितने महीने, 1 साल, यानी 12 महीने के लिए। तो इस रेशो में धन बटेगा। तो 3 0 से तो ये 3 0 कटी, 4 से 2 कटा, 4 से 3 कटा। ठीक है, और 2 से ये भी कट गया, कितनी बार, 21 बार। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद 21 या 63, तो ये 7 से भी कटेगा, 7 से 3 बार, सॉरी 4 बार, और 7 से 3 बार। यह आ गया 4:9। इस रेशो में बटेगा। कुल धन कितना है, 13 यूनिट, और रुपयों में कितना दिया, 21,125 रुपए। अब 13 से काटो,
13 एकम 13, 8 और 1, 13 छिक 78, 3 और 2, 13 दूनी 26, 6 और 5, 13 पंजे 65। एक यूनिट का मान आ गया इतना। उसने कहा है कि बी का हिस्सा बताओ, तो गुणा 16 25, तो 9 पंजे, या ऐसे कर लो 16 निम्मा 144, 14 400 तो ये हुआ, और 25 निम्मा अलग कर लो 175, तो 14 575, 14 हाँ 25 225, 625 ये हो गया। गुणा करनी है गुणा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 2 और 9 छिक 54 और 2 56, 5 कैरी करेंगे, 9 एकम 9 5 14 14 200। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी याद रखना आप अच्छे से। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो भाई, वर्ग का क्षेत्रफल सीधा बताया डायगोनल स्क्वायर बटे 2, तो यहीं से निकाल लो 14 का स्क्वायर बटे 2, 196 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर ऐसे कर लो, ये हो जाएगा a√2, a√2 14, a बराबर 14 बटे √2 आ गया। अब स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा आंसर, यानी 14 बटे √2 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा 98। तो या तो इससे कर लो या इससे, बात एक है, दोनों तरीके सेम है। एक बॉक्स में 3 बोतल जूस, 4 बोतल लस्सी, 6 बोतल मिल्क शेक है। 2 बोतलें निकाली गई अचानक, तो बताइए दोनों बोतलें के लस्सी होने की। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी पूछे, प्रोबेबिलिटी मैंने बताया, नीचे तो आता है टोटल आउटकम, टोटल, ठीक है, टोटल आउटकम, और ऊपर आता है जो बताना है, जो चीज बतानी है ऊपर आएगा वो, ठीक है, जो चीज बतानी है उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, ये बोलते हैं। लेकिन आप सीधा नीचे टोटल, तो ये बताओ उसने 2 बोतलें निकाली, कितनी बोतल है, 4 और 3 7, 7 और 6 13, तो इसका मतलब है 13 में से कोई भी 2 तो टोटल हुआ, तो नीचे आता है टोटल। 2 बोतलें निकाली तो नीचे आएगा, एक निकालता तो नीचे आता 13C1, यानी 13 ही आ जाता, लेकिन 2 निकाली, तो 2 निकाली, 2 बोतल निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, 2 बोतल निकालने के टोटल तरीके होंगे 13C2, ठीक है। लेकिन वो कहता है वे दोनों बोतल जो है, जो वे 2 बोतल है, वे दोनों बोतल किसकी होनी चाहिए, लस्सी की होनी चाहिए। लस्सी की कितनी है, तो दोनों बोतल लस्सी की होनी चाहिए, तो 4C2। भाई दोनों लस्सी की हो 4 में से, क्योंकि 2 बोतल निकाली है, दोनों लस्सी हो तो 4 में से दोनों लस्सी हो, इतने तरीके, और सब में से 2 ये तरीके हो गया। अब देखो इसका मतलब होता है कि इसको आपको फैक्ट, ये 2 का मतलब है इसको 2 फैक्टोरियल के रूप में 2 बार खोल दो। इसको ध्यान से देखो, 2 का मतलब है फैक्टोरियल के रूप में 4 गुना 3 2 बार खोल दो, और बटे होगा 2 गुना 1। 13 को 2 बार खोल दो फैक्टोरियल के रूप में, 13 गुना 12 बटे होगा 2 गुना 1, ये तो कट गया। अब देखो 4 से कटा कितनी बार, 3 बार, 4 3 12 पूरा ही कट गया, 1 बटे 13 आंसर हो जाएगा, 1 बटे 13। इसको रिपीट करके देखना, ये देखो इसको सोल्व करना है। वैसे तो देखो ये होता है cos 2x का फॉर्मूला, और ये भी cos 2x, cos 2x कट गए, आंसर आया 3। ये बेसिक है बिल्कुल, लेकिन आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो x का मान अपनी तरफ से रख दो कुछ भी, ठीक है, 0 या 90 रख दो। क्यों, क्योंकि 0 या 90 रखने पर ये इन्फिनिटी नहीं बनेगा, जो आपका मन करे वो रख दो। चलो 0 रख देता हूं, तो 3 1 माइनस 2, साइन 0 होता है 0 तो सब 0, और ये कोस 0 होता है 1 का स्क्वायर और 0, ऊपर बना 1 माइनस 2, ये तो 0 हो गया पूरा, तो 3 बटा 1 3, ठीक है। 0 रख लो, 90 रख लो, 45 रख लो, 30 रख लो, 60 रख लो, यही आएगा आंसर। n का मान ज्ञात करना है, ये पूरा दे दिया। देखो 2 की पावर कितनी है, -7, ये भी 2 की पावर, ये भी 2 की पावर, अगर दोनों 2 की पावर है तो पावर जुड़ जाएगी। 2 की पावर कितनी है, -7, जुड़ जाएगी, पावर जुड़ जाएगी, तो +3n +4 हो गया। और ये देखो ये 2 की पावर 11 बटे 2 की पावर 5, तो ये यहां देखो 5 पावर इसमें से जो है, इसमें से ऊपर जाके घट जाएगी, कारण क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था अगर ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी, तो ऊपर जाएगा पावर माइनस की हो जाएगी, तो ये 2 की पावर -5 हो जाएगी, और जब बेस सेम है तो 11 -5 हो जाएगा। सीधा कह लो 5 पावर कट जाएगी, या कह लो घट जाएगी, तो बची कितनी 6। अब ये 2 की पावर और 2 की पावर, तो पावर सेम रख दो, 3n, ये प्लस का 4 माइनस, तो -3 बचा और 6, तो ये 9 गया और n आ गया 3। लास्ट क्वेश्चन, ये भी पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस भी हो सकता है, लेकिन आप इसमें वैल्यू पुट कर लो। अब की बार 0 या 90 मत रखना, फंस जाओगे। 45 भी मत रखना, क्योंकि 45 पे भी मान सेम आ सकते हैं। इसका मान जो है 45 पे अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, सबके अलग हो गए, 45 ही रख लो, ए को 45 ही रख लो, सबके मान अलग आएंगे। सेक ए √2, सेक 45 √2, सेक 45 √2, tan 45 1,
1 माइनस साइन 45 1/√2, कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1, और साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया पूरा। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे √2 माइनस 1 यानी √2 प्लस 1, और ये एलसीएम लोगे √2 माइनस 1, ठीक है, और अपोन में आया √2 और अपोन में आया 1/2। एक बात बताए, √2 से तो √2 कट गया, ये 2 गया ऊपर, और ये बना a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 1, तो फाइनल आंसर 2। अब 2 यहां भी रखेंगे। अब देखो यहां रखोगे a का मान 45 45 45 45, क्या यहां 45 रखोगे, क्या यहां से रिजल्ट 2 आएगा? नहीं, 45 रखने पे 1 आएगा, यहां 45 रखोगे √2 का स्क्वायर 2, यही हो जाएगा, इसी में ही 2 आएगा, यही 2 देगा 45 रखने पे, तो आंसर हो गया बी। तो वैल्यू पुटिंग ही करना, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए भी नहीं थे, आपके याद भी नहीं होंगे, और अब इतना समय नहीं, तुम बहुत सारे फॉर्मूले कर लो, डिटेल से कर लो, वैल्यू पुट करके ही करना, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो भाई मॉक टेस्ट नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। आपको कहा था कि टोटल जो मॉक टेस्ट है वो 10 रहेंगे, ठीक है, 2 बचे हैं, अच्छे से कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो खत्म करते हैं क्लास को यहीं पर, और अगला मॉक टेस्ट कल नहीं परसों डलेगा, परसों, कल तो क्लास है शाम को, तो परसों डलेगा मॉक नंबर 9, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।